अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मादे की तीनों तबई हालतों का मालूम होगा। जैसे कि पानी तीन मुख्तलिफ हालतें बदल सकता है। बर्फ जो कि सॉलिड है, पानी जो कि लिक्विड है और भाप जो कि गैस है। आज हम नेफ्थोलिन नामी एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे और ये भी साथ साथ देखेंगे कि ये किस तरीके से हरकत करता है। ठीक है सर, कल मेल्टिंग पॉइंट्स की वजह से मेरा हाथ जल गया था। मैंने कैंडल हाथ में पकड़ी हुई थी और मोम मेरी उंगलियों पर गिर गई। मुझे दर्द कम करने के लिए बर्फ़ की टिकोल करनी पड़ी। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना सेंस है कि जले हुए हाथ पे बर्फ़ से टिकोर करनी चाहिए। लेकिन ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि मुख्तलिफ मादों के मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मोम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, जबकि बर्फ़ जो कि मोहसिन ने अपने हाथ पर इस्तेमाल की वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। किरत, आपके ख्याल में ये फ़र्क क्यों होता है? मेरे ख्याल में ये मादे के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद कशिश की कुव्वतों के मुख्तलिफ होने की वजह से होता है और कशिश की ये कुव्वतें मेल्टिंग पॉइंट को मुतासर करती हैं। शाबाश। दरअसल मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फासला और वो किस हद तक आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, ये अमूर इस बात का तयन करता है कि मादा किस हालत में है, लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है। ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। सॉलिड में ज़रात एक दूसरे के साथ एक मखसूस तरीके से मजबूती से जुड़े होते हैं और अपने मखसूस मकाम पर हिल सकते हैं। यही वजह है कि सॉलिड की एक मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है और ये बह नहीं सकते। लिक्विड में ज़रात एक दूसरे के करीब होते हैं, इनकी जगह मखसूस नहीं होती और ये आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और ये बह सकते हैं। गैस में ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और एक दूसरे के असर से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वो किसी भी सिमत हरकत करने के लिए आज़ाद होते हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होती है। दर्जा हरारत की तब्दीली मादे की हालत तब्दील कर सकती है, लिहाजा असल में मादे की हालत में तब्दीली बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले और इनकी आज़ादाना हरकत में तब्दीली है। तो सर, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, और ऐसा कैसे होता है कि जब वो ज़रात जो एक अपने मखसूस मुकाम पर मौजूद हों आज़ादाना हरकत करने लगते हैं? इमरान, जब सॉलिड को हम हीट देते हैं तो उसके ज़रात गुजरते वक्त के साथ साथ ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और वो अपने मुस्तहकम मकाम पर नहीं रह पाते, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है उनके दरमियान नहीं रहती और वो तेज़ी से हिलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मखसूस मकाम पर मुस्तहकम नहीं रह पाते और वहाँ से हट जाते हैं। तो जाहिर है फिर सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो दर्जा हरारत जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाए। तो गर्म करना असल में क्रिप्टोनाइन की तरह है जो सुपरमैन को कमज़ोर कर देती है। गर्म करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आज़ादाना हरकत करने लगते हैं। हाँ मौसम, मगर हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सों को कुछ और तरीकों से भी मुतासर कर सकते हैं। हम इसमें इम्प्योरिटी शामिल कर सकते हैं, जैसे हम बर्फ़ में नमक शामिल कर सकते हैं। इससे बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो कम दर्जा हरारत में पिघल जाती है। और इसकी वजह यह है कि नमक के ये ज़र्रात पानी की मॉलिक्यूल्स की इस सलाहियत को कमज़ोर कर देते हैं और इसकी वजह से वो जुड़कर सॉलिड की शक्ल में नहीं रह पाते। ये बहुत अच्छा नुक्ता है किरत। स्टूडेंट्स, हमने मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब हम नेफ्थोलिन का मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। इससे पहले कि मैं अपने प्रैक्टिकल का या अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज़ करूं, आप लोगों को अपरेटस के बारे में समझा दूं। हमारे पास 250 ml का बीकर मौजूद है जिसमें 1/3 पानी है। ठीक है, इसके अलावा थर्मामीटर मौजूद है, कैपिलरी ट्यूब जो कि दोनों साइड से खुली हुई है, इसको एक साइड से बंद करना वो भी हम आपको सिखाएंगे, थ्रेड जिसकी मदद से हम कैपिलरी ट्यूब को थर्मामीटर के साथ अटैच करेंगे। फिर हमारे पास है स्टायरर, वायर गर्ल्स, ट्राइपॉड स्टैंड विथ
बेंजन बर्नर और आयरन स्टैंड जो कि इस प्रैक्टिकल में बहुत अहम है। और आखिर में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी हाँ, नैफ्थोलीन। ये हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। इसको हम बारीक पीसेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सही से हो सके। हम अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं। उससे पहले सबसे अहम चीज हमारा अपरेटस में जो शामिल है, मैच बॉक्स। किरत, आप मुझे मैच बॉक्स दें ताकि मैं प्रैक्टिकल का आगाज कर सकूं। थैंक यू। हम सबसे पहले मैच बॉक्स से बेंजन बर्नर को जलाएंगे। उसके बाद हम कैपिलरी ट्यूब को लेंगे, ठीक है। इसका एक हिस्सा हम इस बेंजन बर्नर के फ्लेम के ऊपर इस तरह से मेल्ट करेंगे ताकि इसका एक सिरा जो है वो बंद हो जाए और हम इसमें 1 सेंटीमीटर तक नैफ्थोलीन के पिसे हुए ज़रात को भर लें अच्छी तरह। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब तैयार हो गई एकदम। अब हम बर्नर को बंद कर देते हैं। सर, नैफ्थोलीन को अच्छी तरह पीसने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर ये टुकड़ों की सूरत में मौजूद होती तो फिर क्या होता? इमरान, बाज़ दफ़ा हमें सॉलिड को टुकड़ों में तब्दील करने के लिए या उसको पीसने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि उसमें पानी की मौजूदगी होती है जिसको हम कम करना चाहते हैं। उससे हमारी जो रीडिंग है कंपाउंड की वो ख़राब आ सकती है या गलत आ सकती है। इसलिए हम उस प्रोसेस को जो है ठीक करने के लिए इसको टुकड़ों की शक्ल में तब्दील कर देते हैं या पीस देते हैं। दूसरी वजह इसकी ये भी है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है बारीक ज़रात आ सकते हैं जबकि इतने मोटे ज़रात जो हैं नहीं आ सकते। एक बार जब हमने कैपिलरी ट्यूब में नैफ्थोलीन भर दिया, देखिए इस तरीके से भरना होगा 1 सेंटीमीटर तक। जब हमने इसको भर दिया तो हम इसको धागे की मदद से थर्मामीटर के बिल्कुल बल्ब के साथ रबर बैंड या धागे की मदद से बांध देंगे। उसके बाद वायर गॉगल्स के ऊपर हम बीकर को रखेंगे और इसको स्टैंड के जरिए इस तरह से हैंग करेंगे कि इसकी जो बॉटम है बीकर के साथ ना लगे, ठीक है। यानी कि इसका बल्ब जो है बॉटम के यानी कि बीकर के सरफेस से ऊपर ऊपर रहे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये कंप्लीटली पानी में डिप हुआ हो यहाँ तक कि इसका जो कैपिलरी ट्यूब है वो पानी के अंदर ना जाए। इस हद तक आप इसको फिलअप करेंगे, पानी के अंदर डिप कर देंगे। उसके बाद हम इसको दर्जा हरारत देंगे और स्टायरर के साथ इसको पानी को हिलाते रहेंगे, ठीक है। अब ये मेरी मदद कौन करेगा? मोहसिन, जरा प्लीज धागे के साथ इसको बिल्कुल इसके बल्ब के साथ, देखिएगा बिल्कुल बल्ब के साथ कैपिलरी ट्यूब को बांध दीजिए और एहतियात रहे कि ये आपके हाथ से स्लिप ना हो। बेहतरीन। मोहसिन, जरा इस बात का ख्याल रखिएगा कि कैपिलरी ट्यूब का बॉटम थर्मामीटर के बल्ब के साथ बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, यानी कि इक्वल आ जाए, ऊपर नीचे ना हो, वरना हमारी रीडिंग पे फर्क पड़ सकता है। जी मोहसिन, बहुत खूब, आपको तो आ गया। अब हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखे हुए वायर गॉगल्स के ऊपर हम बीकर को रखेंगे जिसके अंदर हमारे पास पानी है। सर, बीकर में हमें कितना पानी भरना पड़ेगा कि हम इसमें कैपिलरी ट्यूब और थर्मामीटर रख सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीकर में आपका 1/3 पानी होगा, ठीक है, ताकि आपका जो थर्मामीटर है और कैपिलरी ट्यूब वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। और जब आप इसको डिप करेंगे तो एक बात का और ख्याल रखिएगा कि इसके किसी भी सरफेस पे, बीकर के किसी भी सरफेस पे
आपका ये अपरेटस यानी कि आपका थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब जो है वो ना डूबे या ना लगे। पानी में इसको इस हद तक डुबोइएगा कि कैपिलरी ट्यूब का जो माउथ है वो पानी में ना जाए, वरना आपकी रीडिंग खराब आ सकती है और आपके प्रैक्टिकल करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब हम एक बार फिर से बर्नर को जलाएंगे। इमरान, मुझे ये बताइए कि कैपिलरी ट्यूब को पूरा डिप करना चाहिए या जितना मैंने किया है इतना? सर मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि हमें इसे मुनासिब और मुतवाज़न तरीके से गर्म करना है। बिल्कुल सही, इसीलिए हमने इसको आधा डिप किया है इसके अंदर, और कैपिलरी ट्यूब का सिरा यानी कि उसकी जो एज है वो थर्मामीटर के बल्ब के इक्वल रखिए। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब आपके बर्नर के किसी भी सरफेस पे ना लगे, वरना आपकी रीडिंग में फर्क आ सकता है। अब हम स्टायरर की मदद से पानी को हल्के हल्के हरकत देंगे। एक्सक्यूज मी सर, हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो हम इसको स्टायरर को क्यों ला रहे हैं? हम सिर्फ बंसर बर्नर का शोला तेज कर सकते हैं ताकि ये जल्दी उबल जाए। नहीं मोहसिन, ऐसा नहीं होता। हम स्टायरर की मदद से पानी को इसलिए हिला रहे हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो हमारे नैफ्थलीन तक प्रॉपर पहुंच सके, जिससे हमें सही रीडिंग मिले। स्टूडेंट्स, आपने मेरी मदद करनी है इसकी रीडिंग लेने में। जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर पे आ जाएगा, जो हमारा T1 कहलाएगा। फिर हम इसका बर्नर बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा ये लिक्विड नैफ्थलीन वापस सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा, वो हमारा T2 आ जाएगा। फिर हम दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके उसका मीन या एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है सर, नैप्थलीन बार बार गर्म होकर ठंडी होने पर फिर गर्म होकर ठंडी होने से थक गई होगी। मोहसिन, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दुरुस्त रीडिंग ले सकें। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट रीडिंग ले ली है विच इज 80.1। अब हमारी सेकंड रीडिंग यानी कि जब ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वो हमारी रीडिंग आएगी इसके ऊपर 79.9। अच्छा, अब जरा ये चेक करके बताओ कि इसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या है। सर, ये 80 डिग्री के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि नैप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिल्कुल सही, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। एक बात का ख्याल और रखिएगा कि जिस तरह मोहसिन ने अभी अपरेटस को हाथ लगाया, उस तरीके से आपने हाथ नहीं लगाना है, बल्कि इसको आपने बहुत ध्यान से इसकी रीडिंग को